जिसका नाम है संस्कृति तथा समाजीकरण। इस चैप्टर के हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं इस वीडियो में। चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सीधे जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो उसके जरिए आपको चैप्टर जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की सबसे पहले हम जानेंगे अति लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न क्या है, संस्कृति का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो क्या होता है संस्कृति? तो देखिए इसमें परिभाषा में लिखा है कि संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। ठीक है, संस्कृत और एक मात्रा जुड़ गई तो इससे हो गया संस्कृति, जिसका अर्थ है परिकृत। संस्कृति का अर्थ होता है भिन्न भिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति। संस्कृति सीखे हुए मानव व्यवहार प्रतिमानों की वह समग्रता है जिसमें नवबालक का व्यक्तित्व अंकुरित और पल्लवित होता है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर जो इसमें जो उत्पत्ति है ना संस्कृति, ये तो संस्कृत मतलब जो वाक्य होते हैं जो हम सीखता है, जो बालक बचपन से लेकर जब तक उसकी उम्र रहती है, तो वह अपने मानव जो उसका व्यवहार रहेगा वो किस तरीके से सीखता है। तो संस्कृत में जैसे कि हमने कुछ ऐसे शब्द होते हैं अच्छे बुरे जिनको हम सीखते हैं और उससे हमारा जो व्यवहार है उसका पता चलता है कि किस शब्द का हमें किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें बालक सीखता है और सीखकर वो अपने व्यवहार को बताता है, जो कि कहलाता है संस्कृति। संस्कृति मतलब उसी का व्यवहार बताता है बालक का। दूसरा प्रश्न क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर में, जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सांस्कृतिक तत्वों संकुलों तथा प्रतिमानों का प्रसार हो तो इसे हम सांस्कृतिक कहते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र का मतलब जो संस्कार से भरपूर क्षेत्र हो, जहाँ पर अच्छे व्यवहार के व्यक्ति रहते हों, तो वही हो जाता है एक सांस्कृतिक क्षेत्र। तीसरा प्रश्न है, मूल्य की दो परिभाषाएं लिखिए। तो पहला तो है एलियट और मेरिल के अनुसार, सामाजिक मूल्य वे वस्तुएं हैं जो हमारे लिए अर्थपूर्ण होती हैं और जिन्हें हम अपनी जीवनचर्या में महत्वपूर्ण मानते हैं। जो जीवनचर्या में जो महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं उपयोगी, उनका हम उपयोग करते हैं और उनका कोई ना कोई मूल्य होता है, इसके बदले में हम वो वस्तुएं खरीद सकते हैं। आज जो दूसरा परिभाषा है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, इनके अनुसार परिभाषा क्या है मूल्य की? मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत प्राप्त वे इच्छाएं तथा लक्ष्य है जिसका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो कि प्रतीक अधिक मान्यताएं मानव तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। तो यानी ये जो मूल्य है इसका एक इच्छा है, एक लक्ष्य होता है। जैसे कि हमारी कोई इच्छा है वस्तु खरीदने की तो हम वो क्या खरीद लेते हैं, उसके बदले हम पैसे दे देते हैं। और लक्ष्य भी होता है कि हमें कुछ इस पद पर अपने जो है इस पद को प्राप्त करना है जिससे हमें जो हमारी इच्छाएं आवश्यकताएं वो पूर्ति हो सकें। ये तो हमारी दो परिभाषाएं हो गई हैं मूल्य की। उसके बाद देखिए फोर क्वेश्चन देखिए यही है कि मूल्य सामाजिक व्यवहार समझाइए। तो ये क्या है, मूल्य सामाजिक व्यवहार ये वे आदर्श जो हमारे सामाजिक जीवन के आचरण में अभिव्यक्त होते हैं, इनके द्वारा हम किसी वस्तु व्यवहार लक्ष्य साधन गुण आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित ठहराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मूल्य जो सामाजिक है। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, मतलब एक इच्छा की तरह कह सकते हैं हम मूल्य है। तो मूल्य में क्या होता है कि कुछ वस्तुएं अच्छी भी होती हैं, जो कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ अच्छी वस्तुएं थे, वो कुछ बुरी वस्तुएं होती हैं, तो उनका अलग अलग मूल्य होता है। देखिए पांचवा है मानदंड क्या है? तो मानदंड समाज के आचरण के वे नियम हैं जो सांस्कृतिक विशेषताओं, सामाजिक मूल्यों और समाज द्वारा स्वीकृत यानी समाज के अनुसार यानी समाज के द्वारा बनाया गया है। ये एक नियम है क्या? मानदंड विधियों के अनुसार किसी विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने का निर्देश देते हैं। मतलब कि अगर मानदंड नहीं होगा तो फिर जो है समाज में वो जो गतिविधि है चल रही है बेकार,
हो जाएगी। ठीक है, अभी तो वैसे सही चलेगी जब तक मानदंड है, और जब मानदंड नहीं होगा तो फिर जो है व्यवहार, जो व्यक्ति का व्यवहार है उसमें गलत प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब देखिए अगला प्रश्न है 6 वाला, जिसमें लिखा है सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है? सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। तो आपको परिभाषा से ही समझ में आ गया होगा कि समाजीकरण होता क्या है। 7 प्रश्न है, समाज की सवयव के रूप में 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता ये है, समाज जैविकीय शरीर संरचना के समान है, दोनों का विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है, समाज और जो मनुष्य उनका भी। और दूसरा है, जैसे जीवित शरीर अनेक कोष्ठों से बनता है, ठीक वैसे ही समाज का निर्माण अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। अनेक व्यक्तियों में जैसे संस्कृति, सबकी सभ्यता अलग अलग होती है, अलग अलग जाति की भी होते हैं, तभी जाकर समाज का निर्माण होता है। अब देखिए लघु हम जानते हैं, जो कि पहला लिखा है, संस्कृति की अवधारणा को समझाइए। समाज में अनेक जीवधारी रहते हैं। तो समाज में सब आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं और मनुष्य भी आते हैं, जिनमें से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है और उसकी इस शिष्टा का आधार उसकी संस्कृति है। संस्कृति मानव की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिसके कारण ही मानव पशु समाज में पृथक हैं, यानी अलग अलग हैं कि मानव और पशु में क्या डिफरेंस है। मनुष्य के विकास में सांस्कृतिक वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और यही संस्कृति उसके समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर जो आवश्यकता की वस्तु है, अगर उसको हम बना लें तो फिर जो आविष्कार है वो एक जननी हो जाती है। ये तो एक कथन है। अब देखिए जो परिभाषा है, जो शास्त्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर मंगलदेव, इनके अनुसार देखिए क्या है परिभाषा संस्कृति की। इन्होंने कहा है कि अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि किसी देश या समाज में भिन्न भिन्न जीव व्यापारों या सामाजिक संबंधों में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने वाला आदर्श की समष्टि को ही संस्कृति कहा जाता है या समझना चाहिए। तो जो संस्कृति है वो कैसे है? किसी देश या समाज में भिन्न जो जीवन के व्यापार या सामाजिक संबंधों में डिफरेंस पाया जाता है। एक प्रकार से सभी की संस्कृति जो है अलग अलग होती है ना। किसी की भाषा अलग होगी तो किसी का व्यवहार अलग होगा, तो ये हो जाता है। और व्यापारों से भी हम तुलना कर सकते हैं, किसी का व्यापार कुछ है और किसी का व्यापार कुछ है। अब इसमें भी आ गया है मूल्य की परिभाषा, तो वही हो जाएगा मानदंडों की 2 परिभाषा। तो ये भी देख लीजिए, मैंने आपको समझा तो दिया है वैसे। ठीक है, तो मापदंड क्या होता है थोड़ा और संक्षेप में हम समझ लेते हैं मानदंडों को। सामाजिक मानदंडों समाज के वे मूल्य हैं जो सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अगर व्यक्ति का बुरा व्यवहार होता है, जो मानदंड है उसके द्वारा उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। मानदंड यानी कुछ कायदे कानून नियम होते हैं, इसमें जो व्यक्ति की है उसको सजा मिलती है अगर वह गलत व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये होता है मानदंड। 4 क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण में परिवार की भूमिका लिखिए। आंसर में समाजीकरण की दृष्टि से परिवार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक की विकासात्मक, संवेगात्मक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में ही होती है। माता पिता व भाई बहनों के संसर्ग में ही इन आवश्यकताओं का समाजीकरण होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति परिवार में ही रहता है। जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति में व्यक्ति को परिवार में ही शांति और सुरक्षा मिलती है। परिवार के सदस्य अतः प्रतिक्रियात्मक संबंधों द्वारा बंधे होते हैं। इन प्रतिक्रियात्मक पारिवारिक संबंधों का व्यक्ति के समाजीकरण पर स्थायी रूप से प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण में इन पारिवारिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। देखिए पहला है माता पिता के पारस्परिक संबंध, मतलब कि माता पिता के संपर्क जो संबंध है किस प्रकार से हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, तो वो बालक पर वैसे ही प्रभाव पड़ेगा। और फिर दूसरा है माता पिता और बच्चों के संबंध, वो माता पिता और बच्चों में कैसा है, फ्रेंडली हैं यानी एक
अच्छी मिलजुल कर जो समझाते हैं बातें, या फिर डांट फटकार कर। तीसरा है पक्षपातपूर्ण व्यवहार, मतलब कि जैसे कि 3 या 2 बालक हैं या 2 बालिका हैं, तो उनमें जो है भेदभाव करना। भेदभाव कैसे? किसी को अगर अच्छी चीज़ दिला दी तो फिर दूसरे को नहीं दिलाई, है ना, तो इससे पक्षपात होता है, ये विधवा माता। 5वां है संयुक्त परिवार, संयुक्त यानी बड़ा परिवार। अगला है भाई बहनों के परस्पर संबंध अच्छे बने रहें। फिर है परिवार में बालक का स्थान, बड़ा बच्चा या छोटा बच्चा। अन्य संबंधियों का प्रभाव। फिर है परिवार का आर्थिक व सामाजिक स्तर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट बताए मैंने आपको जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि समाजीकरण और जो परिवार है उसमें बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। 5वां है बालक के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका लिखिए। परिवार के पश्चात स्कूल वह स्थान है जहाँ बालक का सामाजिक विकास होता है। स्कूल ही बालक के वैदिक सामाजिक और संवेदनात्मक विकास को बल प्रदान करता है। समाज और संस्कृति में प्रचलित आदर्श मान्यताओं दार्शनिक स्थापना की शिक्षा स्कूल में। उसी के आगे से परिवार से अधिक विस्तृत समाज का अनुभव बालक को स्कूल में ही होता है। अपने मित्र के संसर्ग और गुरुजनों की शिक्षा के प्रभाव वंश बालक समाजीकरण द्रुत गति से होता है। स्कूल के कार्यक्रमों का बालक के समाजीकरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला तो है प्रतियोगिताएं और स्पष्ट निर्णय। प्रतियोगिता है और स्पष्ट निर्णय यानी सही निर्णय लिया जाए। दूसरा है आदर और सेवा भाव, मतलब कि आदर करना बड़ों को देखकर, यानी नमस्ते, है ना, ये सब क्या है, आदर होते हैं। और सेवा करना, अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करना, है ना। और तीसरा है सहपाठियों और अध्यापकों का प्रभाव, उन पर प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा दें तो फिर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगला है अनुशासनपूर्ण जीवन यानी डिसिप्लिन, है ना, बच्चे को अनुशासन होना जरूरी है। और अगला है स्कूल का भौतिक वातावरण, अच्छा वातावरण बना रहे टीचर और अध्यापकों द्वारा। आखिरी क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और व्याख्या कीजिए। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कैसे है? तो आंसर में मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के अभाव में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसकी आत्मा चेतना का विकास इसलिए होता है क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अन्य व्यक्तियों के साथ अथक क्रियाएं करता है और वह क्रियाओं और व्यवहारों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार उसमें सामाजिकता का विकास होता ही है। सामाजिकता मानव व्यक्ति के निर्माण में सहायक होती है। तो अगर आपने शुरू से वीडियो देखी होगी, ये जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और क्यों है। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बताए हैं।